हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस एजुकेटर पर, जहां आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने अगली क्लास में पढ़ा था संयोजन अपक्रिया क्या होती है और वियोजन अपक्रिया क्या होती है। इस क्लास में हम समझेंगे विस्थापन अपक्रिया क्या होती है और द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। तो चलिए समझते हैं विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। जब एक तत्व यौगिक के साथ क्रिया करता है, यानी कि हमारे पास ए तत्व है और बी सी एक यौगिक है। जब एक तत्व एक यौगिक के साथ क्रिया करता है तो अधिक क्रियाशील तत्व, यानी कि ए की क्रियाशीलता यहाँ पर ज्यादा है, ए के पास पावर ज्यादा है बी की अपेक्षा में, तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी कि यहाँ पर ए बी को विस्थापित कर देगा और सी को अपने साथ जोड़ लेगा। तो विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं और उसके तत्व के साथ जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए की क्रियाशीलता ज्यादा थी तो उसने बी को विस्थापित कर दिया और सी के साथ जुड़कर एक नया यौगिक बना रहा है, तो ये होगा विस्थापन अपक्रिया। इस अपक्रिया में क्या होगा, अधिक क्रियाशील तत्व जो होगा वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, यानी अलग कर देगा और उसके तत्व के साथ जुड़कर एक नया यौगिक बनाएगा, वहां होगी विस्थापन अपक्रिया। अब चलिए विस्थापन अपक्रिया की परिभाषा समझते हैं। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देगा, देगा और अन्य तत्व के साथ जुड़कर एक नया यौगिक बनाएगा, बनाएगा या बनाता है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा और अन्य तत्व के साथ जुड़कर एक नया यौगिक बनाएगा, तो वहां पर होगी विस्थापन अपक्रिया। जैसे एग्जांपल, जब Fe की क्रिया CuSO4, यानी कि जब आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ होती है, तो कॉपर सल्फेट यहाँ पर एक यौगिक है और Fe आयरन एक तत्व है जो कि कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पर आयरन क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और SO4 के साथ जुड़कर एक नया यौगिक बनाएगा। तो जब आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ होती है तो आयरन सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पर आयरन अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, यहाँ आयरन सल्फेट के साथ जुड़कर आयरन सल्फेट बनाता है। तो इस अपक्रिया में क्या होती है, जो जिस तत्व की क्रियाशीलता ज्यादा है, यानी कि जिस तत्व की पावर ज्यादा है, उसके साथ SO4 जुड़कर एक नया यौगिक बनाएगा और Cu की क्रियाशीलता कम है, यानी Cu के पास पावर कम है, तो उसे विस्थापित कर देगा, उसे अलग कर देगा। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किन तत्वों की क्रियाशीलता कितनी है या कौन से तत्व किन तत्वों से ज्यादा क्रियाशील हैं। तो इसके लिए आपके बुक में एक तत्वों की क्रियाशीलता श्रेणी दी होती है जिसे आपको याद करना होगा। विस्थापन अपक्रिया को समझना है तो सबसे पहले आपको तत्वों की क्रियाशीलता याद करनी होगी। तो चलिए समझते हैं कि तत्वों की क्रियाशीलता श्रेणी क्या है। तो तत्वों की क्रियाशीलता में सबसे पहला तत्व जो है वो है पोटेशियम।
पोटेशियम यानी कि के। उसके बाद है सोडियम यानी कि Na, सोडियम। उसके बाद है Ca यानी कि कैल्शियम, कैल्शियम। उसके बाद है Mg यानी कि मैग्नीशियम। उसके बाद है एल्यूमिनियम यानी कि Al, एल्यूमिनियम। उसके बाद है जिंक यानी कि Zn। उसके बाद है Fe यानी कि लोहा। उसके बाद है Pb यानी कि लेड। उसके बाद है हाइड्रोजन यानी कि H। उसके बाद है Cu यानी कि कॉपर। उसके बाद है Hg यानी कि पारा। और उसके बाद है Ag यानी कि सिल्वर। और उसके बाद है Au यानी कि गोल्ड। तो हमने तो इसे आसानी से लिख दिया, लेकिन ये आपको याद कैसे होगा? तो इसके लिए एक ट्रिक है, कनका मांगे आलू जीरा। के को हम लिख सकते हैं का, कनका। Mg को मांगे, Al आलू जीरा, Al आलू। Zn को जीरा या जिंक। फिर P, फिर P। हाइड्रोजन क्यों? हाइड्रोजन क्यों? उसके बाद ये तीनों तो आपको आसानी से याद ही हो जाएगा, पारा, सिल्वर, गोल्ड। पारा, सिल्वर, गोल्ड। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। कनका मांगे आलू जीरा, फिर भी हाइड्रोजन क्यों, पारा, सिल्वर, गोल्ड। ये तत्वों की सक्रियता श्रेणी है जो घटते हुए क्रम में दी हुई है, जिसमें पोटेशियम सबसे ज्यादा सक्रिय है और सबसे ज्यादा सक्रिय है और गोल्ड सबसे कम। यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सक्रिय है पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद लोहा, उसके बाद लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद पारा, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड। यानी कि ये है तत्वों की सक्रियता श्रेणी। अब चलिए हम कुछ और उदाहरण समझ लेते हैं विस्थापन अपक्रिया के। विस्थापन अपक्रिया के तो कुछ और उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे जब जिंक क्रिया करता है कॉपर सल्फेट के साथ, तब तो जिंक यहाँ पर अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर को अलग कर देगा और इसके यौगिक के साथ जुड़कर एक नया यौगिक बनाएगा, ZnSO4। यानी कि जब जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ होती है तो जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। यहाँ पर जिंक की सक्रियता ज्यादा है कॉपर की तुलना में, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। जो तत्व सबसे ऊपर होंगे उनकी सक्रियता सबसे ज्यादा अधिक होगी और जो तत्व सबसे नीचे होंगे उनकी सक्रियता सबसे कम होगी। जैसे जैसे घटते क्रम में जाएंगे इनकी सक्रियता घटती हुई चली जाएगी। जब ऊपर के तत्व नीचे के तत्वों से क्रिया करेंगे तो वे नीचे के तत्वों को जो कम क्रियाशील है उन्हें विस्थापित कर देंगे और उसके यौगिक के साथ जुड़कर एक नया यौगिक बनाएंगे। तो एक और क्रिया है, जैसे जब लेड क्रिया करता है कॉपर क्लोराइड के साथ, यानी कि जब Pb क्रिया करता है CuCl2 के साथ, तो यहाँ पर Pb की सक्रियता ज्यादा है कॉपर की तुलना में, तो Pb क्या करेगा, Cu को विस्थापित कर देगा और इसके यौगिक के साथ जुड़कर एक नया यौगिक बनाएगा, PbCl2।
जब लेड क्रिया करता है कॉपर क्लोराइड के साथ तो लेड क्लोराइड और कॉपर प्राप्त होता है। तो अब हम समझते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। तो द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है? द्विविस्थापन अपक्रिया ये जिसे हम उभय विस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जिसे उभय विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। उभय विस्थापन अपक्रिया। तो द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वहां होती है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का एक्सचेंज करते हैं या आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो वहां होती है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वहां होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अपक्रिया। आसान भाषा में समझते हैं तो जैसे दो यौगिक हैं AB प्लस CD, जिसमें D माइनस आयन दे रहा है और C प्लस आयन दे रहा है। यहाँ पर B माइनस आयन दे रहा है, A प्लस आयन दे रहा है। तो इस अपक्रिया में क्या होता है, ये प्लस आयन जुड़ जाएगा इस माइनस आयन के साथ और ये प्लस जुड़ जाएगा इस माइनस आयन के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा AD के साथ जुड़ जाएगा और C जुड़ जाएगा B के साथ। जहां पर B माइनस आयन दे रहा है और C प्लस आयन दे रहा है, यहाँ पर D माइनस आयन दे रहा है, A प्लस आयन दे रहा है। तो इसमें तत्व अपने विपरीत आयनों के साथ जुड़कर दो नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां होगी द्विविस्थापन अपक्रिया। कुछ तत्व या यौगिक होते हैं जो माइनस आयन देते हैं, जैसे एक होता है OH जो माइनस आयन देता है, इसी तरह है क्लोरीन Cl माइनस आयन देता है, इसी तरह NO3 नाइट्रेट ये भी माइनस आयन देता है, और इसके अलावा SO4 सल्फेट ये भी माइनस आयन देता है। ये कुछ तत्व या यौगिक हैं जो माइनस आयन देते हैं। अब चलिए इसके कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। तो इसका उदाहरण है जैसे जब NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड क्रिया करता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो ये माइनस क्लोरीन माइनस आयन दे रहा है और सोडियम प्लस आयन दे रहा है। यहाँ पर नाइट्रेट माइनस आयन देता है और सिल्वर प्लस आयन देता है, तो ये प्लस जुड़ जाएगा इस माइनस के साथ, यानी यहाँ हो जाएगा NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट प्लस ये वाला प्लस जुड़ जाएगा इस माइनस के साथ, तो यहाँ हो जाएगा AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड।